जब वह अपनी नई कार को देख रहा था तभी जुयोन ने पूछा कि हीरो एसोसिएशन में क्या हुआ। बड़े लोगों से मिलने के बाद उन बूढ़े लोगों ने उसकी डिटेल्स सबके सामने लाने की बात की, लेकिन डोजिन ने इसके बदले बहुत सारे पैसे मांगे। वह जानता था कि प्रेसिडेंट नाताए वांग सबका भला चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स सब खराब कर देती है। जो भी हो, उनकी बात नहीं बनी। कार को बाहर से देखने के बाद डोजिन उसके अंदर बैठ गया। ह्यून जुयोन भी चुपचाप उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। सीट बेल्ट लगाते हुए उसने ब्राजील के आने वाले मिशन के बारे में बताया। ब्राजील का नाम सुनते ही डोजिन ने बाकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया। वह उसके थोड़ा पास आया और पूछा कि क्या वह भी जा रही है। हैरान होकर उसने बस इतना कहा कि हाँ, वह जा रही है। अगर ऐसा है तो उसने जुयोन को साथ चलने के लिए कहा। डोजिन का यह अंदाज कमाल का था। इससे देश की इस हीरो का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके गाल लाल हो गए। दूसरी तरफ एक और औरत सेयो डोजिन की वजह से गुस्से में लाल हो रही थी। अमीर औरत होंग ही जू को कैंग यंग पियो और ज्यादा पैसे के लिए लूट रहा था। उसने डायरेक्टर होंग से कहा कि ऐसे वक्त में पैसे की कंजूसी न करें। उसे पहले ही $3 बिलियन एडवांस मिल चुके थे, फिर भी उसे और चाहिए थे। इस आदमी ने अभी तक एसीओ डोजिन को मारने का अपना काम शुरू भी नहीं किया था। सब्र टूटने पर होंग ही जू ने किसी और से अपना गंदा काम करवाने का सोचा। उसे लगा कि ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो पैसे के लिए बिना कुछ पूछे किसी को भी मार देंगे। कैंग योंगपियो उसकी पुरानी बातों पर हंसा और उसे एक फ्री टिप दी। उसे पता चला था कि एसीओ डो जून अभी अभी देश का नया एस रैंकर बना है। वे दोनों अब बराबर के हैं। डायरेक्टर होंग को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कमजोर बच्चे को उसने घर से निकाल दिया था वह अब इतना ताकतवर बन चुका है। योंगपियो ने इस खबर के लिए अपने बहुत पैसे खर्च किए थे। अगर होंग ही जू को यकीन नहीं है तो वह इंतजार करे जब तक एसीओ डोजून खुद आकर उसे मार नहीं देता। डर और घबराहट में आकर डायरेक्टर होंग ने योंगपियो को जाने से रोक लिया। वह बहुत डर गई थी और मरना नहीं चाहती थी। उस पागल औरत ने एसीओ डोजिन को रास्ते से हटाने के लिए जितने भी पैसे चाहिए देने का वादा किया। कैंग योंगपियो ने मुस्कुराकर कहा कि उसने अपना इरादा बदल लिया है। अब उसे पैसे नहीं बल्कि डायरेक्टर की कंपनी के साथ एक मजबूत बिजनेस पार्टनरशिप चाहिए थी। इस वक्त होंग ही जू किसी भी तरह की डील के लिए राजी थी। उसी वक्त उसे एक बहुत जरूरी मैसेज मिला। ऐसा लग रहा था कि किस्मत उस औरत पर मेहरबान हो रही है, क्योंकि एसीओ डोजुन को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका सामने आ गया था। कुछ दिन बाद पूरे देश में खबर फैल गई कि देश के हीरोज एक और बड़े मिशन पर जा रहे हैं। जिन सभी एस रैंकर्स ने इस मिशन को हाँ कहा था वे अब एक बड़े प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे। सोशल मीडिया पर लोग 5S रैंकर्स को एक देश को तबाह होने से बचाते हुए देखने के लिए एक्साइटेड थे। कोरिया के लोग घमंड से फूले नहीं समा रहे थे। उन एस रैंकर्स में से एक जंग सिंहो भी था, जिसने अकेले अपने दम पर पी ग्रुप को सबसे ऊपर पहुंचाया था। वह सिर्फ तभी किसी मिशन के लिए हाँ करता है जब उसमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला हो और वहाँ पार खेल भी है। उसका गिल्ड हाल ही में बिल्कुल खत्म हो गया था, इसलिए इस सफर से मिलने वाले पैसे की उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी तरफ ह्यून जुयोन इस वक्त देश की नेशनल हीरो है। उसने अभी अभी ब्रिटेन को बचाया है और अब बिना आराम किए वह ब्राजील जा रही है। कैंग यंग पियो जरूर इस मिशन में मिलने वाले हर मैजिक स्टोन पर टैक्स की छूट के बारे में सुनकर जा रहा है। एक भी अच्छा मैजिक स्टोन मिलने पर किसी आम इंसान की जिंदगी बदल सकती है। जहां इंटरनेट पर बाकी एस रैंकर्स की तारीफ और चर्चा हो रही थी, वहीं एक शख्स ऐसा था जिसके बारे में अफवाहों से ज्यादा सवाल उठ रहे थे। एसीओ डोजिन को एक नए खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा था जो पहली बार दुनिया के सामने आ रहा था। कुछ खास नहीं था। इन 5 बड़े हीरोज के रहते ब्राजील में अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। एक लंबी और आम सी फ्लाइट के बाद पूरी टीम आखिरकार साओ पाउलो ब्राजील पहुंच गई। ब्राजीलियन हीरो एसोसिएशन ने आगे की प्लानिंग पर बात करने के लिए एक मीटिंग बुलाई है। वे कोरिया की इस मशहूर टीम का स्वागत करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जिन देशों से मदद मांगी गई थी उनमें से इस टीम ने सबसे जल्दी जवाब दिया था। कुछ एस रैंकर्स तो होटल में चेक इन किए बिना ही सीधे काम पर निकल गए। फिर भी वहां के बड़े अफसरों को डर है कि कहीं कोरियंस को उस बात का पता न चल जाए जिसे वे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी राजा हमेशा के लिए छुपा नहीं रहता, इसलिए उन्हें बस यह ध्यान रखना होगा कि जब तक यह मिशन चल रहा है सब कुछ उनके काबू में रहे। ब्राजील के सबसे बड़े हीरो मोरेस को किसी अनजान दुश्मन ने हरा दिया है। वह बहुत ही बुरी मौत मरा था। उसे किसी मॉन्स्टर ने नहीं मारा था। उसके ब्लैक बॉक्स ने साफ तौर पर एक इंसान जैसे कातिल की तस्वीर रिकॉर्ड की थी। कोई नहीं जानता कि सांटोरम रिफ्ट के पास आखिर क्या हुआ था। इस वक्त कोरियन टीम को आगे के प्लान के बारे में जरूरी जानकारी दी जा रही है। जब सब लोग ध्यान से सुन रहे थे तब ह्यून जू योन फोन पर मैसेज करने और सीओ डोजून को ढूंढने में बिजी थी। पता चलता है कि वह प्लेन से उतरा ही नहीं और आगे जाने के लिए दूसरी फ्लाइट में बैठ गया। वह सीधे संडोरिम रिफ्ट की तरफ जा रहा है। जूह्यून को चिंता होने लगी। उसे अभी पता चला कि यह आदमी अकेले ही सबसे खतरनाक रिफ्ट पर जा रहा है। प्लान के मुताबिक टीम को 2 दिन तक वहां के माहौल को समझना था और फिर उन्हें उनकी पसंद के रिफ्ट जोन्स में भेजा जाना था। मीटिंग के बाद जूयोन ज्यादा देर नहीं रुकी और एक टैक्सी में बैठ गई। कैंग यंगपियो उसके पीछे गया और पूछने लगा कि वह कहाँ जा रही है, जबकि अभी उन्हें कहीं नहीं जाना चाहिए था। उस परेशान करने वाले लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए उसने बता दिया कि वह थोड़ी देर के लिए सांता रेम जा रही है। योंगपियो को इस पर शक हुआ।
ब्राजीलियन एसोसिएशन ने उन्हें पहले ही साफ तौर पर उस जगह के खतरों के बारे में वार्निंग दी थी। सांता राम के पास का रिफ्ट जोन एक बिल्कुल सुनसान और बंजर जगह बन चुका था। ह्युंजू योन और क्लियोमी गिल्ड के लोग सियो डोजिन के साथ उसके अकेले वाले मिशन पर जाने के लिए उससे मिले, क्योंकि वह इतनी मुश्किल से इस सुनसान जगह पर जल्दी जल्दी आए थे। जूहियोन ने पूछा कि उसे किस बात की जल्दी है। डोजिन ने कहा कि लेट तो वे लोग आए हैं। दोनों एक पुराने पति पत्नी की तरह झगड़ने लगे। उसके लगातार सवालों से परेशान होकर डोजिन ने आखिरकार जवाब दिया कि वह ब्लू क्रोको के लिए जा रहा है। यह एक आम सा जवाब था और उसे अच्छा नहीं लगा कि वह उससे इतने आम तरीके से बात कर रहा है। जूयोन ने जोर देकर कहा कि वह उससे 3 साल बड़ी है और उसे थोड़ी इज्जत से बात करनी चाहिए। जब दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो क्लियोमी गिल्ड के लोग बस पीछे खड़े होकर देख रहे थे। गिल्ड लीडर जांग एंजू कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली थी जिसमें जूयोन पर रोब झाड़ने की हिम्मत हो। जैसे जैसे वे रिफ्ट जोन के और अंदर जाने लगे, क्लियोमी गिल्ड के कुछ लोगों को बिना किसी प्लान के आगे बढ़ने में डर लग रहा है, लेकिन ह्युंजू योन के साथ होने से उन्हें यकीन था कि वे सेफ रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत काबिल है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नया लड़का सबको लीड कर रहा है, जबकि बाकी लोग उस पर शक कर रहे थे। जो लोग पहले डंजन रन के वक्त वहां थे, उन्हें इस नए लड़के की लीडरशिप पर पूरा भरोसा था। परेशान और थोड़ी चिंतित होकर जूयोन ने पूछा कि क्या डोजुन वॉज प्लानिंग टू शट द रिफ्ट डाउन। उसने इतने बड़े मकसद से इनकार किया। उसने कहा कि वह यहाँ बस मटेरियल्स लेने और इस जोन का पूरा फायदा उठाने आया है। कुछ देर बिना किसी परेशानी के चलने के बाद आखिरकार उनका सामना पहली मुश्किल से हुआ। क्लियोमी गिल्ड में बहुत ही काबिल ए रैंकर्स भरे पड़े हैं, इसलिए सबने अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया। अचानक आने वाले दुश्मनों से निपटने के लिए उनके पास एक साफ प्लान और आपस का तालमेल था। फिर भी उनका रास्ता रोकने वाले ब्लू क्रोकोस फोटो से कहीं ज्यादा असलियत में खतरनाक लग रहे थे। वे लोग बस अपना बचाव ही कर पा रहे थे और अब मामला थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। जब पूरी टीम रुक गई तब एसीओ डोजुन ने आगे बढ़कर अपनी तलवार निकाली और ए रैंकर्स को रास्ते से हटने को कहा। जब सबका ध्यान उस पर था तब इस लड़के ने अपना असर दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। ओल्ड मैन चॉय जानते थे कि वह ब्लू क्रोको के दिल के पीछे है, इसलिए उन्होंने डोजिन को थोड़ी देर के लिए अपनी एक खास तलवार दे दी। उसने सामने खड़े दुश्मन पर निशाना लगाया और एक गोली की रफ्तार से आगे बढ़ा। एक ही झटके में उसने उन परेशान करने वाले ब्लू क्रोकोस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि एनीमे जैसा स्लैश इफेक्ट दिखने लगा। जब तक वे जानवर नीचे गिरे, डोजिन उनसे कई मीटर दूर जा चुका था। जो लोग शुरू से इस नए लड़के पर पूरा भरोसा कर रहे थे, उनका यकीन सच साबित हुआ, और जो लोग उस पर शक कर रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई। वह लड़का सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। उस पहली मुश्किल के बाद रिफ्ट जोन का सफर बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ा। सूरज ढल चुका था और सबने वहां अपना कैंप लगा लिया। आग के पास बैठे क्लियोमी गिल्ड के लोग बस इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे एसीओ डोजिन ने अकेले ही एक बार में सारे ब्लू क्रोकोस को ढेर कर दिया। उसे थोड़ी सी थकान भी नहीं हुई। यह बात अभी लोगों को नहीं पता है, लेकिन उसने खतरनाक कसीरियन को भी इसी तरह हराया था। एक बात तो पक्की है, यह आदमी कोई आम हीरो नहीं है। जब बाकी लोग बातें कर रहे थे तब डोजिन अपना अजीब सा दिखने वाला मीट पकाने में बिजी था। ह्युन जुयोन उसके पास आई और पूछा कि क्या उसने ब्लू क्रोको के दिल को संभाल कर रख लिया है। हाँ, जो कूलर वह अपने साथ लाया था वह अब उन्हीं चीजों से भरे हुए हैं। जुयोन को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उन दिलों का क्या काम हो सकता है। उसके बर्तन की तरफ देखते हुए उसने पूछा कि इसमें किस तरह का मीट पक रहा है। यह बीफ तो बिल्कुल नहीं है। उसने आम तरीके से जवाब दिया कि वह ब्लू क्रोको का मीट पका रहा है। अगर वह चाहे तो इसे चख सकती है। इस सफर के लिए बहुत सारा खाना पहले से तैयार था, फिर भी यह आदमी वही पका रहा है जिसका उसने शिकार किया था। उसके अजीब से चेहरे को इग्नोर करते हुए डोजिन ने उस अजीब खाने का एक टुकड़ा खाया। वह उसे ऐसे चबाकर खा रहा था जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठा हो। अपने चाकू को ही कांटे की तरह इस्तेमाल करना देखने में काफी अजीब लग रहा था। यंग केंजू को भी अजीब लगा। उनके पास इतना सारा अच्छा खाना था, फिर भी उनका लीडर ऐसा अजीब मीट खा रहा है। पहले तो उसे घिन आई, लेकिन फिर ह्युन जुयोन को थोड़ी हैरत हुई। उसने भी एक टुकड़ा उठाया और थोड़ी देर तक उसे देखती रही। इंजू अपनी दोस्त को रोकना चाहती थी ताकि उसे बाद में पछताना न पड़े, लेकिन जुयोन को डोजिन की पसंद पर भरोसा था। जैसे ही वह नीला मीट उसके मुंह के पास पहुंचा, इंजू बस डर के मारे उसे देखती रही। जुयोन ने उस अजीब दिखने वाले मीट का एक छोटा सा टुकड़ा खाया। एक छोटा सा टुकड़ा निगलने के बाद वह इसके स्वाद से हैरान रह गई, क्योंकि यह बहुत टेस्टी था। और इस तरह कैंप में दो लोग बिना कुछ बोले उस अजीब खाने का मजा लेने लगे। हैरान होकर जुंग इंजू ने धीरे से सियो डोजिन से उसके राज के बारे में पूछा। एक आम सा इंसान जुयोन जैसी लड़की को कैसे इम्प्रेस कर सकता है। माना कि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, पर वह ऐसी नहीं है जो किसी को भी अपना दिल दे दे। तो डोजिन ने ऐसा क्या किया जो कोरिया की इस सबसे बड़ी हीरो को अपना मीट चखने पर मजबूर कर दिया। प्यार की बात सुनकर उसे इंपीरियल एकेडमी का अपना पुराना वक्त याद आ गया। यह बहुत पहले की बात है, जब वह 20 साल का भी नहीं हुआ था। अगर प्यार की बात करें तो वहाँ ग्रेन काउंट फैमिली की मिस मेजल ग्रेन थी, और लजूलियन फैमिली की सबसे छोटी बेटी लुएंडा लजूलियन भी थी। और हाँ, उस तबाह हुई दुनिया में उसका आखिरी सहारा बहादुर नाइट वेरोनिका भी थी।
वह पुरानी यादों में बहुत खो गया था। तभी इंजू की धीमी आवाज ने उसे वापस होश में लाया। अपने राज के बारे में उसने जवाब दिया कि जुयोन उसकी आग की तरफ खींची चली आने वाली पतंगे जैसी है। इंजू ने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा अजीब और बेकार बात नहीं सुनी थी। इस तरह वह रात हंसते खेलते बीत गई। यहाँ तक कि डोजिन भी मुस्कुरा रहा था और मजा कर रहा था। वापस साओ पाउलो में कैंग यंग पियो अभी भी एक बड़े और आलीशान होटल के कमरे में मजे कर रहा है। वह अभी भी सोच रहा है कि ह्युनजू यॉन को जाने की इतनी जल्दी क्यों थी, जबकि अभी तक मिशन की सही डेट भी तय नहीं हुई थी। उसके लोगों के मुताबिक वह एसईओ डू जुन और जुंग इन जू के गिल्ड के साथ जा रही है। उसने अपने असिस्टेंट से पूछा कि सनेरिम एरिया में कौन से फायदेमंद मॉन्स्टर्स हैं। जहां तक उसे पता है वहां ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं है जिससे फायदा हो सके। उस कमीने सीओ डोजिन से जुड़ी हर एक चीज समझ से बिल्कुल बाहर है। यंग पियो की चिंता तब खत्म हुई जब उस बदतमीज डायरेक्टर होंग का फोन आया। हमेशा की तरह उसने पूछा कि क्या काम हो गया। उसके गुस्से को सुनकर कैंग यंग पियो ने पूछा कि क्या वहां कुछ हुआ है। दरअसल उसे डर है कि उसके पापा को डोजिन के एस रैंक बनने की खबर मिल गई है। वे उस लड़के को वापस घर बुलाने को कह रहे हैं। अब जब टी ग्रुप के चेयरमैन खुद इसमें शामिल हो रहे हैं तो होंग हीजू पहले से ज्यादा परेशान हो रही है। यंग पियो को उनकी परेशानी देखकर मजा आ रहा है। फिर भी उसे आखिरकार एक ऐसा पार्टनर मिला है जो उसे बहुत फायदा देगा। वह ध्यान रखेगा कि उसे निराश न होना पड़े। उसने उस गुस्से वाली डायरेक्टर को भरोसा दिलाया कि एसईओ डोजिन अब कभी कोरिया वापस नहीं जा पाएगा। उसका यह जवाब सुनकर होंग ही जू को थोड़ा सुकून मिला। कैंग यंग पियो ने अपने मैप पर एक जगह निशान लगाई और तकाशी नाम के किसी बंदे से बात करने की तैयारी करने लगा। अब जब सीओ डोजिन खुद ही एक सुनसान जगह पर चला गया है तो उसका काम और भी आसान हो गया है। जब सूरज निकला तो सांटोरम की टीम ने डोजिन के पीछे पीछे अपना सफर आगे बढ़ाया। ह्युनजू योन ने रास्ता दिखाने के लिए मैप पकड़ा हुआ था और उसने डोजिन को मॉन्स्टर्स की वजह से जंगल की तरफ जाने से मना किया। उन सब में से सबसे खतरनाक जानवर लिंक्स है, जिससे बचकर रहना जरूरी है। बेशक डोजिन को लिंक्स के बारे में सब कुछ पहले से पता है। उस घने जंगल से बचने के बजाय एसईओ डोजिन सीधे सबसे खतरनाक रास्ते पर चल दिया। जुयोन जानती है कि जब यह लड़का किसी चीज को पाने की ठान लेता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए उसने उसे कम से कम ईयर प्लग्स लगाने को कहा। अच्छी बात यह थी कि उसने पहले से ही कुछ ईयर प्लग्स तैयार रखे थे। लिंक से लड़ते वक्त ईयर प्लग्स लगाना जरूरी है, उसका रोना दिमागर को सुन्न कर देता है। डोजिन को इसका पता था पर उसने ईयर प्लग्स लेने से मना कर दिया। जुयोन ने उसे ईयर प्लग्स लगाने के लिए मनाना नहीं छोड़ा। आखिरकार यह जानकारी और वार्निंग ब्राजील के सबसे बड़े हीरो ने दी थी। उसके कहने को इग्नोर करते हुए सीओ डोजिन बिना कुछ बोले सांटोरम जंगल के घने रास्ते पर आगे बढ़ता गया। कोई और रास्ता न होने की वजह से ह्युनजू योन और क्लियोमे गिल्ड के लोगों को भी इस खतरनाक रास्ते पर जाना पड़ा। दिन भर लगातार चलने के बाद आखिरकार वे उस मॉन्स्टर के ठिकाने पर पहुंच गए। चांद की रोशनी में लिंक्स उन्हें ऐसे घूर रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। वह एक बहुत बड़ी और अजीब बिल्ली जैसा लग रहा था। जैसे ही वह जानवर सामने आया, इंजू ने अपने साथियों को अपने कान बंद करने को कहा। जब सब लोग डर रहे थे तब डोजिन बिना हिले बस उस बिल्ली को देखता रहा। वह कोई शिकार नहीं है। दो शिकारी एक दूसरे को नाप रहे थे। यह देखने की लड़ाई थी कि किसका दबदबा ज्यादा है। जैसा कि उम्मीद थी, लिंक्स ने तुरंत अपना बड़ा मुंह खोला और एक बहुत तेज आवाज निकाली जो कानों को फाड़ देने वाली थी। ह्युनजुयोन और क्लियोमे गिल्ड के लोगों ने जल्दी से अपने कान बंद कर लिए, जबकि सीओ डोजिन बिना किसी डर के वहां खड़ा रहा और उस आवाज को झेलता रहा। उसे इतना शांत देखकर जुयोन सोचने लगी कि वह लिंक्स के खिलाफ अपना बचाव क्यों नहीं कर रहा है। डोजिन ने अपना हाथ नीचे किया और एक आग का गोला बनाया। उसने बिल्कुल सही निशाने के साथ उस गोले को चांद के सामने बैठे लिंक्स पर फेंक दिया। इससे उसकी चीख तुरंत बंद हो गई। उसे अपना दुश्मन समझकर वह जानवर सही वक्त पर वहां से भाग गया। डोजिन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पैदल ही उस शिकार के पीछे भागा। जुंग इंजू, जुयोन और बाकी सबने खुद को संभाला और उसके पीछे चल दिए। लेकिन अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वे जंगल के अंदर भागते रहे और अचानक डोजिन के कदम रुक गए। जो लिंक्स उन्हें पहले मिला था वह बस एक जाल था ताकि लोगों को उनके पूरे झुंड के ठिकाने पर लाया जा सके। उस बिल्ली को शुरुआत में ही डोजिन का हमला लगा था, इसलिए वह बहुत गुस्से में लग रही थी। अचानक उसकी आंखें एक चमकदार रोशनी से चमकने लगीं। उसने सामने खड़े लोगों को देखा और जल्दी ही अपना निशाना चुन लिया। उसने जुयोन को चुना। उसके देखते ही जुयोन की आंखें लिंक्स से मिली। एक पल के लिए वह उस मॉन्स्टर के असर में आ गई। अच्छी बात यह थी कि डोजिन ने तेजी से आगे बढ़कर उसकी आंखें बंद कर दी। फिर उसने शांति से समझाया कि लिंक्स की आवाज से डरने की जरूरत नहीं है। जो चीज शिकार के दिमाग को सुन्न करती है वह इस मॉन्स्टर की जादुई आंखें हैं। इसका हल आसान है। सब लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और बाकी काम इस एमसी पर छोड़ दें। डोजिन हाथ में तलवार लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा। शायद अब उसकी ताकत को आजमाने का वक्त आ गया था। एक घुमावदार वार के साथ उसकी एनर्जी ने आग का एक गोला बनाया जो ताकत से भरा हुआ था। एक ऐसी टेक्निक जो किसी तलवारबाज को बहुत ताकतवर बना दे। वैंडियन सोर्ड स्किल का पहला रूप जो एक ही जगह से पैदा होने वाला चमत्कार है।
उसने अपनी तलवार की नोक को नीचे करने के बजाय सामने की तरफ किया और अपनी एनर्जी का एक बहुत ही ताकतवर गोला तैयार किया। लिंक्स के झुंड ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे लड़के को अपनी सबसे बड़ी स्किल का इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिल गया। क्लियोमी गिल्ड के ए रैंकर्स हैरान रह गए और थोड़े डर भी गए। एक गुस्से में भरे भगवान की तरह सीओ दोजुन ने अपनी तलवार से पूरी ताकत छोड़ दी और उस आग ने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर रख दिया। पेड़ों पर बैठे उन बेचारे जानवरों को बहुत देर से समझ आया कि उनका खात्मा होने वाला है। उस पूरे झुंड पर उस चमत्कारी हमले का असर हुआ। वे सब के सब पूरी तरह तबाह हो गए। उस हमले का असर इतना तेज था कि वहां खड़ी लड़कियां गिरते गिरते बचीं। जब उस हमले की रोशनी खत्म हुई तो वहां का नजारा देखने लायक था। जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल साफ हो चुका था। जमीन पूरी तरह जलकर राख हो गई थी और जिस आदमी ने यह सब किया उसे थोड़ी सी थकान भी नहीं हुई थी। जिन बदकिस्मत जानवरों ने गलत आदमी से पंगा लेने की कोशिश की वे तुरंत मारे गए। लोगों ने इन जानवरों का डर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया था और उन्हें अपनी ताकत दिखाने का मौका तक नहीं मिला। अगर जुयोन को सेओ दोजिन के बारे में एक शब्द में कहना हो तो वह होगा यकीन न करने लायक। हैरत की बात है कि एक अकेला लिंक्स उस धमाके से बच गया जिसने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। डोजिन अधूरा काम छोड़ने वालों में से नहीं है, इसलिए वह आराम से आगे बढ़ा ताकि उसे पूरी तरह खत्म कर सके। बचने की आखिरी कोशिश में उस लिंक्स ने अपनी खास ताकत से डोजिन को रोकने की कोशिश की, लेकिन डोजिन ने बिना किसी रहम के उसका छोटा सा सर काट कर उसे बीच में ही रोक दिया। यह एक साफ वार था जिसने आज रात के इस एकतरफा शिकार को खत्म कर दिया। उस जानवर ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए उस आदमी का चेहरा देखा जिसने तलवार चलाई थी। डोजिन घुटनों के बल बैठा और उस मरे हुए लिंक्स की आंख निकाल ली। एक सच्चे शिकारी की तरह वह ऐसी कीमती चीज को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। जानवरों को जलाने और उनसे कीमती चीजें लेने के बाद सभी लोग सुरक्षित रास्ते पर वापस चलने लगे। अब उनकी नजर में एसीओ डोजिन की इज्जत और बढ़ गई थी। जो ह्यून पीछे से उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। सभी लोग एक ही बात सोच रहे थे, इस सफर को आगे बढ़ाने वाला यह आदमी आम इंसानों से बहुत अलग और आगे था। कुछ लोग तो उसे मशहूर हीरो चावरी अल्फोंस से भी ऊपर समझ रहे थे। कुछ लोग तो डोजिन को केन लेस्टर के बराबर मान रहे थे, जो इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो है। वापस आने का रास्ता आसान नहीं था। वे अभी दलदल वाले इलाके के पास पहुंचे ही थे कि कुछ भूत जैसे दिखने वाले खतरनाक जीव उन्हें परेशान करने के लिए सामने आ गए। इन मॉन्स्टर्स को हालात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वैसे भी इन मरे हुए जीवों के पास दिमाग नहीं होता। ये तो बस चलती फिरती लाशें हैं जिनका मकसद सिर्फ दूसरों को खाना है। शुरू में उनका हमला डरावना लग सकता था, लेकिन वह बहुत ही सीधा और आसान था। एक मुक्का आगे बढ़ा और उसने एक गूल को रास्ते से दूर फेंक दिया। थोड़े से आराम के बाद सीओ डोजिन ने फिर से उन्हें मारना शुरू कर दिया। इस बार भी उसने सीधे सर पर वार किया। उसे किसी तलवार या नए तरीके की जरूरत नहीं थी। वह अपने हाथों से ही इन मरे हुए जीवों को वापस मौत की नींद सुला सकता था। एक बार जब वह शुरू हुआ तो सब खत्म हो गया। एक के बाद एक गूल्स के सर फटने लगे और वे सब जमीन पर गिरने लगे। सीओ डोजिन ने अपने खाली हाथों से उन सबको मौत के घाट उतार दिया। इस बार क्लियोमी गिल्ड के लोगों ने मान लिया कि वे सिर्फ देखने के लिए हैं और वे पीछे खड़े होकर तमाशा देखने लगे। कुछ देर बाद उन गूल्स से काम की चीजें लेने के बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगे। चलते चलते जुयोन अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और उसने डोजिन से उसकी तलवार चलाने के तरीके के बारे में पूछा, खास करके उस तरीके के बारे में जिससे तेज रोशनी निकली थी। वह पक्का वैंडियन सोर्ड स्किल के पहले तरीके की बात कर रही थी, जो एक ही जगह से निकलने वाला एक चमत्कार था। डोजिन ने बिना किसी दिलचस्पी के पूछा कि क्या वह यह सीखना चाहती है और जुयोन का चेहरा खुशी से खिल उठा। लेकिन इस शांत दुनिया में उसे किसी को इतनी बड़ी ताकत सिखाने की कोई जरूरत नहीं लग रही थी। जो ह्यून को लगा कि यह आदमी उसे बहुत कमजोर समझ रहा है। वह भी एक एस रैंक हीरो थी। कागज पर तो दोनों एक ही बराबर थे। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर डोजिन ने सच में उसे वैंडियन सोर्ड प्ले सिखाने के बारे में सोचा। आखिर में उसने मान लिया कि यह जिद्दी आदमी नहीं मानने वाला और वह एक छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई जिसे उसका खिलौना न मिला हो। सबको सही रास्ते पर रखने के लिए इंजू ने फैसला किया कि अभी के लिए रिफ्ट से बाहर निकलना ही ठीक होगा। वापसी का आखिरी रास्ता बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया और सभी लोग रिफ्ट के बाहर निकलने वाले रास्ते पर पहुंच गए। डोजिन की वजह से उन्होंने बिना किसी नुकसान या चोट के इस इलाके को पूरा साफ कर दिया। अगली बार वे इस रिफ्ट को हमेशा के लिए बंद करने के मकसद से अंदर जाएंगे। क्या पता, शायद अगली बार काम और भी जल्दी हो जाए। सभी लोग एक एक करके रिफ्ट से बाहर निकल गए और इंजू सबसे आखिर में बाहर आई। बाहर आते ही उसे जापानीज भाषा में बहस सुनाई दी। कोई रिफ्ट के बाहर खड़ा था ताकि उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सके। इंजू ने जितना ध्यान से सुना उसे समझ आ गया कि यह बदतमीज आवाज किसकी थी। इस झगड़े के बीच एसीओ डोजिन का हाथ अचानक जुयोन की कमर पर था। उनके सामने रायोमा तकाशी खड़ा था, जो पहले याकुजा में था और अब एक एस रैंक हीरो और तेइकोकू गिल्ड का मास्टर था। उसके साथ उसके गुंडे भी थे। रायोमा के मुताबिक आज उसे जुयोन के साथ वक्त बिताना था, लेकिन इस अनजान लड़के ने उसके रास्ते में आने की हिम्मत की। उसने धमकी दी कि अगर डोजिन रास्ते से नहीं हटा तो वह उसका चेहरा तोड़ देगा।
रायोमा कद काठी में डोजिन से बहुत बड़ा था, लेकिन डोजिन पर इन धमकियों का कोई असर नहीं दिखा। उसने उल्टा साफ जापानीज में जवाब दिया। पुराने एसईओ डोजिन ने पक्का पहले यह भाषा सीखी होगी। रियोमा को अपनी ही भाषा में अपनी बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपने बॉस का गुस्सा देखकर याकुजा के गुंडे डोजिन पर चिल्लाने लगे कि वह अपना सर झुकाए और दिल से माफी मांगे। वे बार बार कह रहे थे कि उनके बॉस से पंगा लेना भारी पड़ेगा। वे चाहे जितना भी चिल्लाएं, एसईओ डोजिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने साफ शब्दों में रायोमा से कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, और वह इस पूरे मामले को देख रही थी। इंजू की चिंता हर पल बढ़ती जा रही थी। तेइकोकू जापान के टॉप 5 गिल्ड्स में से एक था। रायोमा तकाशी एक गुंडा था जो अपने गुस्से के लिए बदनाम था। डोजिन के लिए भी इस झगड़े से दूर रहना ही बेहतर था। दोनों के बीच मामला शांत करने के लिए उसने बीच बचाव करने का फैसला किया। जोंग इंजू ने बहुत ही आराम और इज्जत से बात शुरू की, लेकिन रियोमा ने उसे एक बदतमीज औरत कहा और बीच में न बोलने की हिदायत दी। इस बार उसके साथी गुस्से से लाल हो गए। उनकी गिल्ड मास्टर की खुलेआम बेइज्जती की गई थी। यह बात आराम से एक बड़ी लड़ाई में बदल सकती थी, लेकिन ऐसी बेइज्जती के बाद भी इंजू ने अपने साथियों को काबू में रखा। जोंग इंजू ने खुद को क्लियोमे की गिल्ड मास्टर बताया और कहा कि उन्हें इस मामले को बिना बढ़ाए यहीं खत्म कर देना चाहिए। रियोमा ने उसकी इस बात को ठुकरा दिया। उसने इस छोटी सी कोरियन गिल्ड का नाम तक नहीं सुना था, तो वह क्यों परवाह करता। बात को और आगे बढ़ाते हुए रियोमा ने गंदी बातें की और कहा कि जुयोन के बाद वह इंजू के साथ भी वही करेगा, और फिर वह जबरदस्ती जुहियोन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन डोजिन बीच में आ गया और उसने उसे रोक दिया। गुस्से में आकर रायोमा ने आखिरकार अपना असली रूप दिखाया। उसने डोजिन के गाल पर एक मुक्का दे मारा। उसे लगा कि एक मामूली आदमी को बेहोश करने के लिए इतना काफी होगा ताकि वह अपना काम कर सके। उस बेवकूफ याकुजा ने यह भी बता दिया कि उसे डोजिन से कोई पुराना हिसाब बराबर करना है। इससे साफ पता चलता है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा था। अगर ऐसा था तो डोजिन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तुरंत बदला लेते हुए रायोमा के उसी गाल पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसका मुक्का इतना जोरदार था कि वह जापानीज गुंडा सीधा अपने साथियों के पास जा गिरा। जो याकुजा के गुंडे अभी तक चिल्लाए जा रहे थे, उन्होंने अपने बॉस की ऐसी हालत होने की उम्मीद नहीं की थी। डोजिन ने सबको पीछे हटने को कहा, क्योंकि पहला हमला उन्होंने किया था, इसलिए अब जो भी होगा उसे अपनी हिफाजत के लिए किया गया हमला माना जाएगा। याकुजा के गुंडों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और हमला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके बॉस ने अकेले लड़ने का फैसला किया। रायोमा ने अपनी जैकेट उतारी और अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। अपने शरीर की छिपी हुई ताकत को जगाते हुए उस पुराने याकुजा एस रैंकर ने दिखा दिया कि वह जापान के सबसे बेहतरीन लोगों में क्यों शुमार है। लड़ाई शुरू होने से पहले जुयोन ने डोजिन की तरफ देखकर एक सलाह दी। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस डोजिन से कहा कि इस जापानीज गुंडे को कम से कम अधमरा तो जरूर छोड़ना। इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद पहले से ही थी। जापान के उन लड़कों के लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन डोजिन के साथियों के लिए यह एक आम बात थी। एसईओ डोजिन उस बदतमीज याकुजा गुंडे को बुरी तरह पीट रहा था। रियोमा का सर जमीन में धंसा हुआ था और डोजिन अपने जूतों से उसे लगातार और अंदर धंसाता जा रहा था। किसी तरह रियोमा डरकर वहां से पीछे हटने में कामयाब रहा। वह घुटनों के बल अपने आदमियों की तरफ भागा और सोचने लगा कि उसने किससे पंगा ले लिया। क्या यह सच में कोई इंसान है? उसने जहां से भी सुना था वहां ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी। उन आंखों को देखो। एसईओ डोजिन ऐसा आदमी नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। उसकी आंखों में देखना मौत को बुलाने जैसा था। रियोमा का पूरा शरीर उसे कह रहा था कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मौत पक्की है। लड़ाई शुरू करने के बाद भागना चाहे कितना भी शर्मनाक हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस भागकर डोजिन से दूर जाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उसे यह लड़ाई पूरी करनी थी। वह जवान लड़का हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा और उसके भागने के रास्ते में खड़ा हो गया। उस हारे हुए गुंडे को देखते हुए डोजिन ने पूछा कि क्या यह सब किसी के कहने पर किया गया है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि इस गंदी चाल के पीछे कौन है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। डोजिन ने रायोमा के बाल पकड़ लिए और वह गुंडा अपनी जान की भीख मांगने लगा। जो अभी तक चिल्लाए जा रहा था, अब वह गिड़गिड़ा रहा था। डोजिन को उसकी इस कमजोरी पर घिन आई और उसने कुछ ही सेकंड्स में उसे सैकड़ों थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मारते मारते उसने अपनी मुट्ठी बंद की ताकि उसे असली चोट पहुंचा सके। एसईओ डोजिन ने उस गुंडे के चेहरे को बुरी तरह पीटना शुरू किया। उसने उसे मार मार कर खून से लथपथ कर दिया। आस पास खड़े लोग डर के मारे जम गए थे। रोज रोज किसी एस रैंकर को इस तरह पिटते हुए देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे मुक्के मारने के बाद उसने रायोमा के अधमरे शरीर को छोड़ दिया। इंजू को पता था कि डोजिन ही जीतेगा, लेकिन यह लड़ाई उसकी सोच से भी ज्यादा एकतरफा और भयानक थी। थोड़ी देर रुकने के बाद डोजिन ने उसे और डराने के लिए अपना पैर रायोमा के सर के पीछे रखा। सबके सामने उसने धीरे धीरे अपना पैर दबाना शुरू किया, जैसे वह उसका सर फोड़ देगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जापान का एक बड़ा एस रैंकर यही मर जाएगा। इंजू ने जुयोन को कुछ बोलने के लिए कहा। वह होश में आई और उसने डोजिन से रुकने की गुजारिश की, इससे पहले कि बात हद से ज्यादा बढ़ जाए। जवाब में उसने आराम से कहा कि वह अपने किए की पूरी जिम्मेदारी लेगा। जुयोन को उसका यह गुस्सा पसंद नहीं आया और उसने उसे इस मुसीबत से दूर खींचा। उसे ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए जिसके लिए बाद में जिम्मेदारी लेनी पड़े।
फिर भी डोजिन ने रायोमा जैसे बहुत से गुंडे देखे थे। उसका मानना था कि ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ने से बेहतर है उन्हें खत्म कर दिया जाए। लेकिन यह आज की दुनिया है। इंजू और जूह्यून नहीं चाहती थी कि वह ऐसे कचरे के लिए अपने हाथ गंदे करे। डोजिन को यकीन दिलाने के लिए कि याकुजा सबक सीख चुके हैं, इंजू ने उन गुंडों से कहा कि वे हार मान लें और दूर रहें, नहीं तो उनका हाल भी उनके बॉस जैसा होगा। वे गुंडे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी डोजिन से पंगा नहीं लेंगे। लेकिन डोजिन को मनाना आसान नहीं था। वह सिर्फ इस तरह बैठने से खुश नहीं होने वाला था। वह चाहता था कि उसके दुश्मन अपना सर जमीन पर रखकर अपनी जान की भीख मांगे, यह जानते हुए कि यह लड़का उन तीनों को एक ही बार में खत्म कर सकता है। उन गुंडों ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। डोजिन ने यह भी याद दिलाया कि गलती करने पर याकुजा के लोगों को अपनी उंगली काटनी पड़ती है। अपनी उंगली खोने के डर से उन गुंडों ने अपना सर जमीन पर और जोर से पटका और माफी मांगने लगे। इसलिए डोजिन ने उन्हें एक रास्ता दिया। उन्हें बस यह कहना था कि मैं बेकार हूं और मुझे माफ कर दो, और वे बच सकते थे। अपनी जान बचाने के लिए उन गुंडों ने अपनी इज्जत को भूलकर वही शब्द बिल्कुल वैसे ही दोहराए। क्लियोमी गिल्ड के लोग यह देखकर बहुत खुश थे कि डोजिन ने इस खतरे को कितने अच्छे से संभाला। यहाँ तक कि उस पिटे हुए एस रैंकर को भी ये बेइज्जती भरे शब्द कहने पड़े। मामला सुलझाने के बाद उन्होंने अपना काम खत्म किया और वापस अपने हेडक्वार्टर्स लौट आए। अगला दिन ब्राजील के साओ पाउलो शहर में शुरू हुआ। जुयोन और इंजू ब्राजील के हीरो एसोसिएशन के ऑफिस में थे ताकि कल जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट दे सकें। कागज पर लिखी हुई उन बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे रायोमा तकाशी जैसे बड़े एस रैंक हीरो को एक ही आदमी ने अधमरा कर दिया। वहां बहुत से गवाह थे, फिर भी इस पर यकीन करना आसान नहीं था। ब्राजील का हीरो एसोसिएशन चाहता था कि कोरिया और जापान मिलकर इस मुश्किल रिफ्ट को बंद करने के लिए काम करें। अगर यह रिपोर्ट सच है तो ब्राजील के एसोसिएशन को इसमें बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे इस मामले को सीधे जापान और कोरिया के हीरो एसोसिएशंस को सौंप देंगे ताकि वे खुद इसका फैसला करें। इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट के उस हिस्से को देखा जो सैंटा रेम के सफर के बारे में था। अभी के लिए सब कुछ ठीक लग रहा था। ब्राजील के हीरो एसोसिएशन के अफसर ने रिपोर्ट में बार बार एसीओ डोजिन का नाम देखा तो उसने पूछा कि क्या वह उससे मिल सकता है। लेकिन अभी ऐसा करना नामुमकिन था क्योंकि डोजिन कुछ जरूरी कामों को पूरा करने में लगा हुआ था। एक सुनसान हॉस्पिटल के कमरे के अंदर एक मरीज जिसका चेहरा पट्टियां बंधे होने के कारण पहचाना नहीं जा रहा था, उसने अपनी आंखें खोली और सामने एक डरावना मंजर देखा। इससे पहले कि रायोमा कोई हंगामा खड़ा करता, डोजिन हाथ में फूल लेकर उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंच गया। डोजिन ने उसे चुपचाप लेटे रहने को कहा और बोला कि वह बस उससे मिलने आया है। फिर उसने फूलों के गुलदस्ते के अंदर हाथ डाला और उस लिंक्स की आंख निकाली जो उसने छिपा कर रखी थी। डोजिन ने रायोमा को जबरदस्ती उस आंख की तरफ देखने पर मजबूर किया। जब वह गुंडा पूरी तरह से उस लिंक्स की जादुई ताकत के असर में आ गया, तब असली काम शुरू हुआ। अब उस आदमी के बारे में पता लगाने का वक्त था जिसने यह सब करवाया था। डोजिन ने उस हॉस्पिटल के कमरे में रहकर काफी देर तक उससे सवाल जवाब किए। जब तक काम पूरा हुआ तब तक रायोमा तकाशी का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। वह बार बार खुद को एक बेकार कचरा कह रहा था जिसने कोरियन गिल्ड्स के लिए परेशानी खड़ी की। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था और बचा हुआ काम भी पूरा हो गया। जब डोजिन कमरे से बाहर आया तो रायोमा पागल हो चुका था और लगातार बोल रहा था कि याकुजा बेकार है। अपने दुश्मनों को इस तरह खत्म करना और अपनी ताकत दिखाना एक सच्चे हीरो की पहचान है। कोरियन और जापानीज हीरोज के बीच हुई इस लड़ाई की खबर हर जगह फैल गई। कुछ खबरों में इस लड़ाई के बारे में बताया गया और सभी लोग इस नए स्टार का बयान लेना चाहते थे। कोरिया हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नाताए वांग को लोगों के बारे में सब पता था। उन्हें मालूम था कि उनका नया लड़का हर जगह छाया हुआ है। हर तरफ सीओ डोजिन की ही बातें हो रही थीं। एसोसिएशन को यह भी खबर मिली कि जापान के हीरो एसोसिएशन ने अपनी जांच बंद कर दी है। रायोमा तकाशी ने खुद अपनी सरकार से इसे रोकने को कहा। यह अजीब था क्योंकि वह एक गुस्से वाला आदमी था जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता था। अगर एक पूरा देश पीछे हट गया तो पक्का कोई बड़ी बात हुई होगी। लेकिन वह बात क्या थी, इसका ताएवांग को कोई अंदाजा नहीं था। उस बुजुर्ग को लग रहा था कि डोजिन की वजह से अब दुनिया बदलने वाली है। अब ब्राजीलियन रिफ्ट जोन को बंद करने के काम में सिर्फ एक दिन बचा था। कोरिया की टीम जो पहले ही पहुंच गई थी, उन्होंने वहां के माहौल को अच्छे से समझ लिया था। सभी ने मिलकर आगे का प्लान बनाया और अपनी तैयारी को पूरा किया। दुनिया भर से आए बाकी हीरोज भी वहां इकट्ठे हो गए थे। सबका हौसला बढ़ाने के लिए ब्राजील की सरकार ने एक छोटा सा फेस्टिवल रखा था। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा स्टार एसीओ डोजिन ही था। उसने एक नया कोट पहना था जिसमें वह बहुत ही शानदार लग रहा था। खाने पीने से भरे उस बड़े हॉल में डोजिन दूसरे देशों के हीरोज से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। रियोमा तकाशी को पीटने की उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। यह आम बात थी कि हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। जो भी डोजिन के पास आता वह इसी बारे में बात करता। फिर भी उसने कभी घमंड नहीं दिखाया। इंजू ने आराम से कहा कि डोजिन के सामने जुयोन और बाकी लोग बिल्कुल आम लग रहे हैं। ये ऐसी बात थी जिस पर उस एस रैंकर को जवाब देना चाहिए था, लेकिन वह चुप रही और किसी सोच में डूबी रही। इंजू सोचने लगी कि वह इतनी उदास क्यों है और उसने कमरे के आसपास देखा। उसने देखा कि डोजिन हीरो दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ बातचीत कर रहा था।
उस बेहद खूबसूरत औरत को उसके इतने पास चिपके हुए देखकर जूयोन के गुस्से की वजह अब समझ आ रही थी। वह औरत ग्लोरिया टाइलर थी, जो अमेरिका की एक एस रैंक हीरो है और जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरो माना जाता है। इंजू सब समझ गई और उसने अपनी दोस्त की पीठ पर जोर से एक थप्पड़ मारा। उसने जुयोन पर चिल्लाते हुए कहा कि बच्चों की तरह मुंह बनाना बंद करे और जाकर अपने आदमी से बात करे। जुयोन को समझ नहीं आ रहा था कि रिफ्ट के बाहर 2 जून से कैसे बात करे, लेकिन फिर भी वह उसके पास गई। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी और बाकी हीरोज को देखने के बजाय नीचे जमीन की तरफ देख रही थी। दोजिन ने उसके गालों पर थोड़ी सी लाली देख ली और वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ग्लोरिया टाइलर बात समझ गई और उसने उसे बाय कहा। अजीब बात यह थी कि उसने दोजान को कार्सेल कहा, जो उसकी पिछली जिंदगी का असली नाम था। ऐसा लगता है जैसे उसने ग्लोरिया को अपना यही नाम बताया था। यहाँ तक कि जुयोन को भी इस कार्सेल नाम के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने सोचा कि कार्सेल शायद उसका कोई विदेशी नाम होगा। एक तरह से वह गलत नहीं थी, यह वही नाम था जो वह सीओ दोजिन बनने से पहले इस्तेमाल करता था। थोड़ी बहुत जानकारी के साथ उसने सोचा कि क्या यह लड़का बचपन में विदेश में रहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसने पहले ही उसकी पूरी जानकारी निकलवा रखी थी। जूयोन इस बात से साफ परेशान थी कि किसी दूसरी औरत को 2 जून के दूसरे नाम के बारे में उससे पहले पता चल गया। जब वह दोनों पार्टी के बीच में आराम से बात कर रहे थे, तभी एक बदतमीज आदमी उनके आसपास घूम रहा था। अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए कांगयोन प्यो चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। अपने दिमाग में वह अपने जापानी दोस्त को गालियां दे रहा था, जो एक अकेले लड़के को भी संभाल नहीं पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह उसे खुद ही बीच में आना पड़ेगा। हालांकि अंदर ही अंदर वह दोजुन के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तड़प रहा था। तभी उसके बड़े बड़े कानों ने जुयोन को धीरे से वार्निंग देते हुए सुना। उसने अपने आदमी को याद दिलाया कि भले ही वह ताकतवर है, लेकिन दुश्मन हमेशा ईमानदारी से नहीं लड़ेंगे। रयोमा ताकाशी के ग्रुप में उसके कुछ खास दोस्त थे। जिस आदमी से उन्हें बचकर रहना है वह इसी हॉल में है। इससे पहले कि वह उस असली दुश्मन का नाम लेती, दोजिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि उसे यह जानने की जरूरत नहीं है कि कौन आ रहा है, सब एक जैसे ही होते हैं। ताकाशी की तरह वह असली दुश्मन भी एक घमंडी और बेकार जोकर ही है। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दोजिन ने यह बात बहुत जोर देकर कही और धीरे से अपनी नजर पीछे खड़े उस आदमी पर डाली। कांग योन प्यो ने तुरंत अपना मुंह घुमाया और ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, लेकिन उसने सब सुन लिया था। वह लड़का गुस्से में वहां सब कुछ तबाह करने ही वाला था और इस गुस्से को बढ़ाने के लिए दोजिन ने एक ऐसी स्माइल दी जो साफ साफ योनगप्यो का मजाक उड़ा रही थी। दोजिन का यह तरीका काम कर गया। योनगप्यो अब किसी और गुंडे को नहीं भेजना चाहता था। वह इस दोजिन की परेशानी को अपने ही हाथों से खत्म करना चाहता है। जंग से पहले के फेस्टिवल के बाद हीरोज ने आराम किया और अगली ही रात उन्हें भेज दिया गया। इंजू, उसकी गिल्ड ज्यून और दोजिन उस रिफ्ट के बाहर इकट्ठे हुए जो उनकी टीम को मिला था और उन्हें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। सैंटोरम के पास वाला रिफ्ट जोन आम दिनों से ज्यादा धुंधला, अंधेरा और खतरनाक लग रहा था। फिर भी कुछ लड़कों ने इस खतरनाक बदलाव को हल्का लिया क्योंकि उनके साथ 2 एस रैंक हीरोज थे। उन्हें लगा कि वह अंदर जाकर इसे तुरंत बंद कर देंगे। भला क्या गलत हो सकता था। थोड़े डर और घबराहट के साथ इंजू ने अपने लोगों को अंदर जाने का ऑर्डर दिया। एक तरफ खड़े होकर दोजिन ने उस बड़े से रिफ्ट को घूरते हुए एक गंभीर नजर से देखा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ आने वाला है। लड़कियों को समझ नहीं आया कि वह किस तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन उसकी बातों ने उन्हें परेशान कर दिया। यह बहुत हल्का था और ध्यान देना मुश्किल था, लेकिन उस जगह की एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। रिफ्ट के अंदर हवा में तैरते हुए लंबे नाखूनों वाला कोई जीव एक फोन को देख रहा था, जिस पर प्रोग्रेस मीटर लगभग 30% दिखा रहा था। उसे लग रहा था कि 30% भी जल्दी ही होने वाला है। उसके हिसाब से यह ताकत उन बेकार के कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए काफी थी जो खुद को हीरो कहते हैं और रिफ्ट के अंदर घुस रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सबको अपना शरीर हवा में किसी भारी चीज की वजह से थका हुआ महसूस हुआ। चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यह सब इस बात का इशारा था कि उनके आसपास माना की ताकत में बड़ा बदलाव आया है। अभी यह पटिसुआ फॉरेस्ट से भी ज्यादा भारी थी। जुयोन ने इस आदमी को कभी इस तरह परेशान होते हुए नहीं देखा था। वह आज के मिशन को लेकर चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर भी उन्होंने इस काम को आखिरी तक पूरा करने का फैसला किया। एक अच्छी लीडर होने के नाते इंजू ने अपने लड़कों को संभाला और उन्हें शांत किया। उसने समझाया कि जो भारीपन उन्हें महसूस हो रहा है वह इस रिफ्ट जोन की वजह से है। चलने में मुश्किल हो रही है, इसलिए हमें बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। यह जानते हुए कि 2 एस रैंकर्स उनकी सबसे बड़ी ताकत है, इंजू ने उनसे इज्जत के साथ रिक्वेस्ट की कि वह सबकी हिफाजत करने पर ध्यान दे। जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि माना की ताकत क्यों बदली है, तब तक यही सबसे सुरक्षित तरीका है। इसलिए वह दोनों मान गए। जो भी हो, उनका मकसद हर हाल में इस रिफ्ट को बंद करना है। क्लियोमे के लड़के ऐसे लग रहे थे जैसे वह अपनी लीडर के साथ नरक में भी जाने को तैयार हैं। जिस वक्त दोजिन उस अजीब सैंटोरम रिफ्ट में जा रहा था, तभी एक और टीम ब्राजील के सबसे बड़े शहर मनाउस के पास वाले रिफ्ट जोन में इकट्ठी हुई थी। वहां फ्रांस, कोरिया और ब्राजील के हीरोज की एक टीम भेजी गई थी। वह लोग बुरी तरह हार रहे थे।
उनकी बुरी तरह पिटाई हो रही थी। सोलो लेवलिंग में ताकतवर चींटियां थीं। यहाँ हमारे पास किलर बीज हैं। उन विदेशी हीरोज को लग रहा था कि वह इस मिशन को आराम से पूरा कर लेंगे। उन्हें लगा कि यह मक्खियां तो उसी रैंक हीरोज के लिए भी आसान शिकार होंगी, लेकिन अब वह यहाँ उन बड़े बड़े कीड़ों से बुरी तरह पिट रहे थे। यहाँ तक कि उनके बीच के ए रैंक हीरोज भी मक्खियों की तरह गिर रहे थे। उन किलर बीज को इंसानी जान की कोई परवाह नहीं थी। उनके नाम में ही किलर है, तो आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। आखिरी बचे हुए हीरो ने एक उड़ते हुए कीड़े पर हमला करने की कोशिश की और उसका मुक्का उसे जोर से लगा, लेकिन यह बेकार था। उसका शरीर इतना भारी हो गया था कि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। आमतौर पर वह अकेले ही इन मक्खियों के पूरे झुंड के टुकड़े टुकड़े कर सकता था, लेकिन इस जगह पर वह शिकार करने नहीं आए थे, बल्कि वह असली शिकारियों के सामने सिर्फ एक लाचार शिकार बनकर रह गए थे। कहना मुश्किल है कि इनमें से कितने हीरोज जिंदा बचकर बाहर निकल पाएंगे। वहां सैन आराम में इंजू ने पहली ही भिड़ंत में एक भारी कुल्हाड़ी के हमले से खुद को बाल बाल बचाया। उनकी टीम के सामने ब्लैक ऑर्क्स की एक पूरी सेना खड़ी थी, और वह आम ब्लैक ऑर्क्स नहीं थे, बिल्कुल उन किलर बीज की तरह। वह अपनी आम ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। फिर भी क्लियोने के लड़कों ने दबाव बनाए रखा और मिलकर हमला करते रहे, लेकिन अफसोस ऐसे हमले करने का कोई फायदा नहीं था जिससे दुश्मन को चोट ही न लगे। बेहतरीन टीम वर्क के बाद भी वह उन ब्लैक ऑर्क्स की मजबूत ढाल को नहीं तोड़ पा रहे थे। अचानक मुसीबत में फंसने की वजह से क्लियोमे के लड़के कुल्हाड़ी के एक ही वार से खत्म होने वाले थे। जुयोन को बीच में आकर उन्हें उन जानवरों से दूर एक सुरक्षित जगह पर खींचना पड़ा। उसने बिना सोचे समझे आगे बढ़ने के लिए उन पर गुस्सा भी किया। जब उन नए लड़कों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया, तब जुयोन वापस लड़ाई में कूद गई। ब्लैक ऑर्क ने उसे हवा में ही गिराने की कोशिश की, लेकिन उस एस रैंकर ने उन खतरनाक हमलों से खुद को बड़ी होशियारी से बचा लिया। अपनी बेहतरीन चाल दिखाने के बाद उसने बाजी पलट दी और एक राउंडहाउस किक के साथ हमला किया। उसने बहुत ही तेजी से एक के बाद एक राउंडहाउस किक मारी। उस मॉन्स्टर ने अपने गंजे सर को बचाने के लिए तुरंत अपना मुंह घुमाया। जुयोन की चाल काम कर गई। उसने उसके हमले से बचते हुए अपनी राउंडहाउस किक को और ऊपर उठाया। वह आसमान से एक टूटे तारे की तरह तेजी से नीचे आई और एक ब्लैक ऑर्क ढेर हो गया। बाकी बचे हुए जानवर अपने मरे हुए साथी का बदला लेने के लिए आगे बढ़े। एक चालाकी भरी चाल से जुयोन ने उस गुस्से में भरे ऑर्क को बहका दिया, जिससे उसने अपने ही साथी पर अपनी भारी हड्डी वाले हथियार से हमला कर दिया। यह देखकर कि उसने अपने ही दोस्त का क्या हाल कर दिया है, वह ऑर्क डर के मारे रुक गया। इससे जुयोन को मौका मिल गया और वह अपनी तेज रफ्तार से उसके पीछे पहुंच गई। इस बार उसे किसी लंबी चाल की जरूरत नहीं थी। उसने बस उसके सर के पीछे एक सीधी लात मारी। क्लियोन के लड़के जुयोन को ध्यान से लड़ते हुए देख रहे थे। सेयो दोजिन की तबाही मचाने वाली ताकत के आगे वह लगभग भूल ही गए थे कि ह्यून जुयोन भी एक एस रैंक हीरो है जो उन जैसे आम लोगों से कहीं ज्यादा आगे है। अब आखिरी ब्लैक ऑर्क बचा था। उसने चिल्लाकर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक मुक्का आया और उसके जबड़े पर लगा और उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। जुयोन ने अपना कमाल दिखा दिया था। दोजिन तो बस बचा खुचा कचरा साफ कर रहा था। इंजू को लाचारी महसूस हो रही थी। वह अभी रिफ्ट के दरवाजे से थोड़ा ही आगे बढ़े थे और मुश्किल अभी से इतनी ज्यादा थी। 2 एस रैंक हीरोज के होने के बाद भी इस जगह को बंद करना आसान नहीं होने वाला था। ओनर्क्स को खत्म करने के बाद दोजिन उनकी लाशों को ध्यान से देखने लगा और जुयोन भी उसके पीछे पीछे चली आई। उसने उस जानवर के आसपास एक हल्की काली रोशनी की तरफ इशारा किया। आम आंखों से इसे देखना मुश्किल था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वह साफ दिख रही थी। दोजिन को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह काली रोशनी ही इन मॉन्स्टर्स की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। इसका असर और इसका एहसास बिल्कुल डार्क माना जैसा था, जो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि आज वह बात करने के मूड में है, क्योंकि उसने समझाया कि इस काली रोशनी का इस मिशन के लिए क्या मतलब है। सेंटोरियम रिफ्ट के और अंदर जाने पर वह एक अलग जगह पहुंचे और उनका सामना अलग तरह के मॉन्स्टर्स से हुआ। वह दलदल के कीचड़ जैसे लग रहे थे, जो दलदल के खतरनाक जीव थे। इन कीचड़ वाले मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए क्लियोमे के लड़के फिर से आगे बढ़े ताकि वह दिखा सकें कि वह भी मदद कर सकते हैं। वह तेजी से और मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके हमलों से मॉन्स्टर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। शायद 2 लोगों का एक और हमला इसे तोड़ सके, लेकिन मिलकर काम करना भी उन्हें एक हद तक ही बचा सकता था। उन्होंने दलदल के एक मॉन्स्टर को रोक तो दिया, लेकिन उसे मार नहीं पाए। उन्हें आम दलदल के मॉन्स्टर्स से लड़ने की आदत थी, लेकिन यह एक अलग ही तरह के जीव थे। बुरी तरह फंसने के बाद वह लड़के उस दलदल के कीचड़ में फंस गए। भाले वाला लड़का तो बच गया, लेकिन ढाल वाले उसके साथी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। हमला इतना तेज था कि उसने एक बड़े कॉम्बैट सूट को भी फाड़ दिया। उनका हर एक हमला जानलेवा था। लड़ते वक्त उनके दिमाग में लाचारी और डर साफ दिख रहा था। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान भटकाया तो आपकी जान पक्का खतरे में पड़ सकती थी। शुक्र है कि गिल्ड मास्टर इंजू हर एक खतरे पर अपनी नजर बनाए हुए थी। अपने लड़कों को खतरे में देखकर उसकी लड़ने की ताकत जाग उठी। झांग इंजू ने अपनी तलवार को इस तरह चलाया जैसे वह उसके शरीर का ही हिस्सा हो, और दिखा दिया कि वह अपनी ताकत के दम पर ही सबसे ऊपर पहुंची है।
फिर भी उसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। अगर दलदल के मॉन्स्टर्स ही इतने ताकतवर हैं तो वेल करा तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। एक पल के लिए उसके दिमाग में एक बेहद डरावना ख्याल आया। क्या होगा अगर दुनिया के हर रिफ्ट जोन में ऐसा ही बदलाव आ जाए। इस बीच चलिए देखते हैं कि मनाउस के पास वाले दूसरे रिफ्ट जोन में क्या चल रहा है। इस रिफ्ट के अंदर नए लड़के इतने खुशकिस्मत नहीं थे कि उन्हें कोई बचाने वाला मिलता। उनमें से अकेला बचा हुआ लड़का अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भाग रहा था। ब्राजील का अरवाडो, फ्रांस का डेविड और बाकी कई लोग मरे जा चुके थे, जबकि उन दोनों को सबसे ताकतवर माना जाता था। वह एस रैंकर्स थे। फिर भी उन्हें कुछ ही वालकायरा ने मार दिया, जो एक खतरनाक मकड़ी जैसा मॉन्स्टर है, जबकि वह दलदल के मॉन्स्टर्स को आराम से ढेर कर रहे थे। जुयोन और दोजून ने उस खतरनाक कीड़े के बारे में बात शुरू की जो रिफ्ट के आखिरी में उनका इंतजार कर रहा था। दोजिन को अच्छी तरह याद था कि डार्क माना से भरा हुआ वालकायरा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर उन मकड़ियों पर भी इस काली रोशनी का असर हुआ है तो उनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा। उस आखिरी बॉस के बारे में बात करते हुए भी जुयोन उन कीचड़ वाले मॉन्स्टर्स को लगातार मारती रही। वैसे ही दोजिन सबको समझा रहा था कि जब बहुत ज्यादा माना किसी मॉन्स्टर के शरीर में सीधे जाता है तो क्या होता है। जुयोन ने पूछा कि क्या वह उस ब्लू बार की बात कर रहा है जो वीडियो गेम्स में मैजिक करने के लिए होता है। ऐसा लग रहा था कि उसके समझाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। इस दुनिया में कोई यह तक नहीं जानता कि हीरोज और आम लोगों में सबसे बड़ा फर्क उनके अंदर माना को रखने और इस्तेमाल करने की ताकत का होता है। अपनी बातों को रोकते हुए दोजिन ने एक दलदल के मॉन्स्टर के शरीर के आर पार मुक्का मार दिया। उसने सोचा कि इस दुनिया में तोह माना का कोई नामो निशान ही नहीं है। अब समझ आया कि उसकी पिछली दुनिया के मुकाबले यह दुनिया इतनी शांत क्यों थी। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह शांति जल्दी ही खत्म हो सकती है। लेकिन अभी के लिए वह अपने खाली हाथों से ही इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता बनाएगा। दोजिन ने पलक झपकते ही दलदल के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स को आराम से ढेर कर दिया। क्लियोमे के लड़के ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बड़ी जंग से लड़कर आए हों। दूसरी तरफ उन्हें बचाने वाले दोनों एस रैंक हीरोज बिल्कुल ठीक ठाक थे। अब खतरा टल गया था तो दोजिन ने उन्हें आसान शब्दों में डार्क माना के बारे में समझाया। सीधे शब्दों में कहें तो इस रिफ्ट के मॉन्स्टर्स उन खिलाड़ियों की तरह हैं जो ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां लेते हैं। उसे इस बात पर हैरानी और चिंता हुई कि लोगों को इस आसान सी बात का भी पता नहीं है। दलदल के मॉन्स्टर्स के इलाके को छोड़कर दोजिन ने रास्ता दिखाना शुरू किया और टीम को उस जगह से दूर ले गया जहां वेलकेरा रहता है। उन्होंने आगे बढ़ने की अपनी रफ्तार को भी बहुत धीमा कर दिया। कुछ ही मिनटों के बाद इंजू ने रुकने का इशारा किया और पूरी टीम रुक गई। उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई जहां वेलचेरा ने शिकार किए हुए मॉन्स्टर्स को छुपा कर रखा था। मजबूत जालों में लिपटे हुए किलर बीज और ब्लैक ऑनर्क्स को बाद में खाने के लिए वहां बांध कर रखा गया था। यह मानना बिल्कुल सही होगा कि इस सब के पीछे जो मॉन्स्टर है वह आसपास ही है, लेकिन उनके लीडर के हिसाब से वह थोड़ा आराम कर सकते हैं। उस जानवर को ढूंढने के बजाय उनका सामना असली खतरे से हुआ और अच्छा ही हुआ जो ऐसा हुआ। उसके हाथ से आग के गोले निकलने लगे। शिकार एक ही जगह पर था, इसलिए निशाना बिल्कुल सही लगा। हर एक आग का गोला फटा और उन जालों के साथ अंदर बंधे मरे हुए मॉन्स्टर्स जलकर राख हो गए। डार्क माना को सोखने वाले वालकायरा के पास अपने मरे हुए शिकार को कठपुतली की तरह चलाने की ताकत होती है। उन्हें अभी खत्म करना आखिरी लड़ाई में बहुत काम आएगा। अगर उन्हें छोड़ दिया जाता तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते थे। उनके इस खुफिया हथियार के जलने के बाद अब बस उस बदसूरत मकड़ी को खत्म करना बचा था। पूरी टीम उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई पागल हो, और जो उन्होंने देखा था उसके हिसाब से उनका ऐसा सोचना बिल्कुल सही था। इंजू और बाकी सब इस बात से हैरान थे कि ऐसी मुश्किल हालत में भी उसे अच्छी तरह पता था कि क्या करना है। वह सब उसकी ताकत को देखकर दंग रह गए थे, लेकिन इस वक्त उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा लग रही थी। जुयोन ने मजाक में उसकी इस दिमागी ताकत और मशीन जैसे फैसले लेने के तरीके पर बात की। उसने धीरे से पूछा कि क्या यह उसकी दूसरी जिंदगी है या ऐसा ही कुछ। यह सवाल सुनकर दोजिन के चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी आ गई। एक पल के लिए उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई। कार्सेल से लेकर सीओ 2 जून बनने तक के इस सफर को सच में एक दूसरी जिंदगी ही कहा जा सकता है। बात बदलते हुए उसने इंजू से पूछा कि वे कोर से कितनी दूर हैं। मैप और अपनी जगह को दिमाग में याद रखते हुए उसने अंदाजा लगाया कि अगले जंगल को पार करने के बाद वे लगभग आधा रास्ता तय कर लेंगे। उनकी अभी की स्पीड से इसमें काफी लंबा समय लगने वाला था, लेकिन आखिर में वे मैप के सबसे ऊपर पहुंचने में कामयाब रहे। डोजिन ने दावा किया कि वे दिन खत्म होने से पहले रिफ्ट को बंद कर सकते हैं। यह पागलपन भरा आइडिया डोजिन के लिए तो पॉसिबल हो सकता था, लेकिन क्लियोमी के लड़कों के लिए एक ही दिन में बॉस से लड़ना बहुत ज्यादा था। उनमें से ज्यादातर लोगों की स्टैमिना पहले ही स्वॉम्प गूल से लड़ते हुए खत्म हो चुकी थी। अगर वे आगे नहीं चल सकते तो वे आराम कर सकते हैं। डोजिन के पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं था। वह अकेले ही उस जायंट स्पाइडर को संभाल लेगा और काम खत्म करके वापस आ जाएगा। बिना एक भी शब्द बोले वह हवा के सहारे तेजी से आगे निकल गया। उसने किसी को बात करने का मौका दिए बिना सबको पीछे छोड़ दिया।
वे सब एक मुश्किल दौर से गुजरे, फिर भी उस आदमी के पास अभी भी इतनी ताकत थी कि वह एक न रुकने वाली ट्रेन की तरह जंगल को पार कर रहा था। जैसे जैसे पीछे का जंगल धुंधला होता गया, उसका ध्यान लगातार हर तरफ घूम रहा था ताकि वह उन निशानों को ढूंढ सके जो उसे आखिरी लड़ाई तक ले जा सके। अपनी बेहतरीन ट्रैकिंग स्किल्स और वेलकारा के घोंसले के थोड़े से अंदाजे के साथ आखिरकार उसकी नज़र अपने टारगेट पर पड़ी। वेलकारा एक बहुत ही गंदा, कांटेदार और अजीब जानवर है। उसका पेट एक मजबूत आर्मर और बाहर निकली हुई तलवारों से ढका हुआ है। उसने एक बार पीटर पार्कर नाम के लड़के को भी काटा था, लेकिन इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसईओ डोजिन हवा में उछला और उसने शुरू किया अपनी तलवार को बिना निकाले ही घुमाना। उसने स्टील से भी ज्यादा मजबूत स्पाइडर की टांगों को काटकर अपना अनोखा कुकिंग शो शुरू कर दिया। उस कीड़े की गंदी चीख से लग रहा था कि एक साथ 3 टांगे खोना सच में बहुत दर्दनाक होता है। गुस्से में आकर वेलकारा ने अपना मुंह खोला और एक चिपचिपा जाल फेंका जैसे किसी को नया नया इंटरनेट मिला हो, लेकिन उसका निशाना चूक गया क्योंकि डोजिन बहुत ही होशियारी से उस जाल के रास्ते से हट गया था। वह अजीब और तेज स्पीड के साथ हर तरफ घूमने लगा। जब ताकत में इतना बड़ा फर्क हो तो लड़ाई को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं था। तेजी से चलने वाली तलवार के साथ यह अनोखा कुकिंग शो खत्म हुआ। डोजिन ने वेलकारा के कई टुकड़े कर दिए और इस लड़के के पास अभी भी जमीन पर सही से लैंड करने के लिए अपनी जगह सेट करने का टाइम था। जिस मॉन्स्टर ने दूसरे रिफ्ट जोन में कई एस रैंकर्स को मार डाला था, उसे कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दिया गया। वह खड़ा हुआ और उसने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर में बदलावों को चेक किया। हैरत की बात थी कि उसकी स्टैमिना अभी भी पूरी थी और उसे थकान बिल्कुल नहीं थी। शायद इसका लेना देना उस डार्क माना से था जो उसने अपनी माना कल्टीवेशन टेक्निक से अब्जॉर्ब किया था। रिफ्ट के सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर को हराने के बाद डोजिन कैंप की तरफ ऐसे वापस चला जैसे वह जंगल में बस घूमने गया हो। जुयोन और इंजू को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या उसने अपना काम कर दिया। वे बस जानते थे कि वह सबसे अलग है। वह लड़का थोड़ा सा भी थका हुआ नहीं लग रहा था। उसके हुडी पर हर तरफ खून के धब्बे थे, लेकिन उसमें से एक भी बूंद उसकी अपनी नहीं थी, क्योंकि उसे आसपास कोई और खतरनाक मॉन्स्टर महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए यह जंगल कैंप लगाने और आराम करने के लिए सबसे सही जगह थी। आग जलने के बाद सब लोग आराम करने के लिए बैठ गए। जिन लोगों को चोट लगी थी उनका इलाज किया गया और जो लोग ठीक थे वे आपस में बातें करने लगे। फिर वहां एसईओ डोजिन था जो चुपचाप एक लकड़ी पर स्पाइडर का मीट पका रहा था। क्लियोमी के लड़कों में से एक, जो भाला चलाने वाला था, उसने देखा कि वह क्या कर रहा है। उसे थोड़ी हैरानी हुई और वह उस शांत लीडर के पास गया। उसने दोस्ती के सुर में डोजिन से पूछा कि क्या वह भी थोड़ा मीट चख सकता है। आपको तो पता ही है कि उसके पास बहुत सारा मीट था, इसलिए दूसरों को थोड़ा देना कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने साथी को डोजिन के साथ बैठकर खाते हुए देख एक और क्लियोमी का लड़का वहां आ गया। भाले वाला लड़का डोजिन का मीट चखना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि यह मीट ही उसकी ताकत का राज है। क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला था, इसलिए सभी लड़के आग के पास इकट्ठा हो गए ताकि डोजिन का मीट खा सकें। सब लोग बड़े ध्यान से उन्हें मीट खाते हुए देख रहे थे। डोजिन को सच में खुशी हुई कि लड़के उसका मीट शेयर कर रहे हैं। यह पेट भरने के अलावा और कुछ नहीं करता था, लेकिन वह उन लोगों को बुरा नहीं समझता जो बस ताकतवर बनना चाहते हैं। एक छोटे से गिफ्ट के रूप में उसने चुपके से अपने माना को बदला ताकि उन लड़कों को थोड़ी ताकत दे सके। इसका असर तुरंत ही दिखने लगा। बेशक लड़कों को लगा कि उनके शरीर में बहने वाली यह गर्म एनर्जी उस मीट की वजह से है। उन्हें खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर डोजिन के चेहरे पर भी थोड़ी देर के लिए एक हल्की सी मुस्कान आ गई। डिनर के बाद आगे के रास्ते का प्लान बनाया गया। मैप निकालकर इंजू ने रिफ्ट कोर की तरफ जाने वाले सीधे रास्ते को दिखाया। दिन बहुत लंबा था और सब थक चुके थे, इसलिए वापस जाना और कल शुरू करना ज्यादा सेफ होता। हालांकि डोजिन ने कहा कि रिफ्ट को आज ही बंद करना होगा, लेकिन उनके बैग्स पहले ही लूट से भरे थे और अभी पीछे हटना और बाद में वापस आना ज्यादा समझदारी होती। जुयोन भी इंजू की बात से सहमत थी। पहले की लड़ाइयों ने उसकी स्टैमिना को कम कर दिया था और डार्क माना वाले मॉन्स्टर्स का सामना करना बहुत मुश्किल था। वैसे शुरुआत का प्लान तो यह था कि रिफ्ट जोन को बंद करने में जितना हो सके उतना टाइम लगाया जाए। इस तरह वे जितने हो सके उतने रेयर मटेरियल्स इकट्ठा कर सकते थे, जिसमें ब्लू क्रोको का दिल भी शामिल था। वे इस रिफ्ट को हमेशा के लिए रिसोर्सेज लेने का एक जरिया बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक डार्क माना के आने से वह पुराना प्लान बदल गया। रिफ्ट के अंदर ऐसे बड़े बदलाव कभी भी अच्छे निशान नहीं होते। इसके अलावा उसे हवा में घूम रहे डार्क माना में कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। डोजिन ने अपना बैग पकड़ा और उसे जमीन पर खाली कर दिया। उस बैग में वेलकारा की चमकती हुई लाल आंखें भरी थीं। उसने लड़कियों से कहा कि वे इस सारी लूट को पहले होटल ले जाएं, क्योंकि उन्होंने वापस जाने का पक्का मन बना लिया था, तो वे उसके हिस्से की लूट भी अपने साथ ले जा सकती थीं। गहरे और अंधेरे जंगल में वापस जाने से पहले उसने रिफ्ट को बंद करने और जल्दी ही उनसे मिलने का वादा किया। रिफ्ट कोर के रास्ते में एसईओ डोजिन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मिट्टी वाले पानी के पास नए स्वैम्प गूल्स इकट्ठा हो रहे थे। उसने इस वक्त तक उनमें से बहुत सारों को मार डाला होगा। वह लगातार आगे बढ़ते हुए इन गंदे मॉन्स्टर्स को हरा रहा था। जब खाली हाथों से लड़ना थोड़ा बोरिंग हो गया तो उसकी आंखें तेज हो गईं और उसने अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही गूल्स उसके पास आकर खत्म होने लगे, उनका गंदा खून उसकी तलवार पर लग गया। दरअसल उन्हें जल्दी और आसानी से मारने का राज उनके कोर पर निशाना लगाना था।
जिस तरफ वह जा रहा था उसके ठीक उल्टी तरफ क्लियोमी गिल्ड और ह्युन जुयोन ने सूरज निकलते ही बाहर जाने का रास्ता पकड़ लिया। अपनी प्यारी दोस्त के साथ चलते हुए इंजू ने डोजिन के बारे में अपनी चिंता बताई। जुयोन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह ठीक रहेगा। अगर उसके पास कुछ बातें बोलने के बाद गोली की तरह भागने की ताकत है तो वह अपना ध्यान खुद रख सकता है। वह कह तो रही थी, लेकिन इंजू उसके चेहरे पर उदासी साफ देख सकती थी। जुयोन का सिर शर्म से झुका हुआ था, न कि डोजिन की चिंता में। उसे लग रहा था कि उस आदमी के सामने खुद को एस रैंकर कहना एक धोखा है। वह दुनिया में किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी जो उसके लेवल का हो। हवा में आसानी से घूमते हुए डोजिन की तलवार एक ब्लैक ऑर्क के सिर पर जा लगी। उसने उस बेचारे ऑर्क को दुनिया का सबसे दर्दनाक फ्री हेयरकट दे दिया। एक ही झटके में उसका आधा दिमाग और खोपड़ी अलग हो गई। अपनी स्पीड बनाए रखते हुए उसने अपना टारगेट बदला और एक और गंजे ब्लैक ऑर्क के सिर पर दे मारा। उसके इस गुस्से के बिना किए गए हमले ने बाकी बचे ऑर्क्स को गुस्सा दिला दिया और उन्हें गुस्से में चिल्लाते हुए देखकर डोजिन हल्का सा मुस्कुरा दिया। एक कुल्हाड़ी का हमला उसकी तरफ आया और वह अचानक हवा में गायब हो गया। जब वह वापस आया तो उसके हाथ में आग के कई सारे गोले थे। उसने ऑर्क्स पर एक के बाद एक कई हमले किए, जिससे उनके शरीर जल गए और उन्हें एक दर्दनाक मौत मिली। जब तक वह ब्लैक ऑर्क्स के घोंसले से बाहर आया, उसने उनकी पूरी आबादी को खत्म कर दिया था। हर एक मॉन्स्टर को मारने के साथ उसका लूट का बैग और भारी होता जा रहा था। इस वक्त तक जुयोन, इंजू और बाकी लड़के आखिरकार उस रिफ्ट से बाहर निकल आए थे जहां से उन्होंने एंट्री की थी। कीमती चीजों से भरे बैग्स के साथ वे उन्हें बेचने के लिए वापस चले गए। जब वे शहर की सुरक्षित जगह की तरफ जा रहे थे, डोजिन अकेले ही रिफ्ट में लड़ रहा था। दिन के उजाले में उसने बिना सोचे समझे एक ब्लू क्रोको को मार डाला। अपने दुश्मनों के खून से सना हुआ डोजिन लगातार मॉन्स्टर्स को मारता रहा। जब तक बॉडी गर्म थी, उसने उस जानवर के सीने से उसका दिल निकाल लिया। दिल निकालने के बाद उसने उस बड़े दिल को एक जार में डाल दिया और उसे अच्छे से बंद कर दिया ताकि वह खराब न हो। उसने उस मरे हुए जानवर के शरीर पर और कट लगाए और अपने लूट बैग के लिए 2 और क्रिस्टल्स ले लिए। ब्लू क्रोकोस के घोंसले के पास रुकना बहुत फायदेमंद रहा क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें मिल रही थीं। जब उनका आना बंद हो गया तो डोजिन ने अपना सामान समेटा और दूसरी जगह चला गया। रिफ्ट के बाहर ब्राजील हीरो एसोसिएशन के HQ के सिचुएशन रूम में सरकार के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स दिन रात काम कर रहे थे ताकि इस मिशन पर नजर रख सकें। मिशन शुरू होने के बाद पहली बार HQ को एक अच्छी खबर मिली। मैप के हिसाब से सांता रेम का रिफ्ट जोन गायब हो चुका था। 1 मिनट के लिए तो उन कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को अपनी स्क्रीन्स पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें सच का पता चला तो पूरे सिचुएशन रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने जल्दी से चेक किया कि वहां क्या हुआ था और उन्हें पता चला कि वहां सिर्फ एक कोरियन टीम गई थी। वह ग्रुप क्लियोमी गिल्ड के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन वह ग्रुप रिफ्ट को कैसे बंद कर सकता है जब उन्होंने 10 मिनट पहले ही HQ को वापस आने की बात कही थी। ये बात समझ नहीं आ रही थी। HQ के लोग हैरान थे। दरअसल 10 मिनट पहले हमारा हीरो एक बहुत ही गंदे दिखने वाले दुश्मन के साथ एक भयानक लड़ाई लड़ रहा था। 2 सिर वाला एक बड़ा ओगर। उस बदले हुए जानवर को देखकर डोजिन समझ गया कि यह मॉन्स्टर डार्क माना की वजह से बहुत जल्दी शक्तिशाली हो गया है। उस मॉन्स्टर ने अपना पैर जमीन पर मारा और उससे आने वाले झटके ने डोजिन का बैलेंस लगभग बिगाड़ ही दिया था। इस आखिरी रुकावट के पीछे रिफ्ट कोर खुले मैदान में हवा में तैर रहा था। इस लंबी रात को जल्दी खत्म करने के लिए एसीओ डोजिन ने अपना स्टांस बदला। पैर मारने के बाद उस ओगर ने अपने लंबे हाथों का फायदा उठाने की कोशिश की। डोजिन की तलवार की नोक तेजी से गर्म होने लगी। उसी वक्त ओगर ने पूरी ताकत से एक बड़ा पंच मारा। दुश्मन चाहे कितना भी छोटा मौका दे, एसीओ डोजिन उसमें से रास्ता निकाल ही लेता है। अपनी गर्म और तैयार तलवार के साथ उसने वैंडियन सोर्ड स्किल का दूसरा रूप इस्तेमाल किया, जिसकी आग रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा सकती थी। ग्रामी ग्रिमोरा पोएरा, लाइन स्वीपिंग मैजिक, तेजी से जला। 2 सिर वाले ओगर ने इसकी उम्मीद नहीं की होगी। इससे पहले कि वह कुछ करता, उसके कंधे पर एक सीधा और तेज हमला हुआ। इसने ओगर के शरीर पर एक गहरा और लंबा जख्म छोड़ दिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। लड़ाई के दौरान एसीओ डोजिन आखिरकार खुलकर एक पागल की तरह मुस्कुरा सकता था, और अभी तो बस शुरुआत थी। उसने मॉन्स्टर को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। वह हाथ में आग वाली तलवार लेकर आगे बढ़ा। उससे बचना बहुत मुश्किल था। वह उस 2 सिर वाले मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। परेशानी में ओगर ने अपना हाथ उठाया और अपनी पूरी ताकत से एक पंच मारने की कोशिश की। डोजिन बहुत ही होशियारी से ऊपर उछलकर रास्ते से हट गया और दूसरे हमले की तैयारी करने लगा। इस बार सिर्फ एक हमले के बजाय कई सारे तेजी से चलने वाले हमलों ने उस मॉन्स्टर को काट डाला। यहाँ तक कि पास के पेड़ भी उसके इस तेज हमले से नहीं बच सके। आसपास की परवाह किए बिना और किसी कमजोर हीरो के न होने पर डोजिन आखिरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। इस वक्त तक ओगर को समझ आ गया था कि वह खत्म होने वाला है। उसके पास 2 सिर और 2 दिमाग थे, इसलिए उसका डर भी दुगना था। अपनी जान बचाने के लिए उसने वहां से कूदकर उस खतरनाक हमले से बचने की कोशिश की। पहले तो लगा कि वह मॉन्स्टर बच निकलेगा, लेकिन आखिर में उसकी एक टांग उस मैजिक हमले की जद में आ गई। वह हमला उसकी स्किन, मांस और हड्डी को काटता हुआ निकल गया। उसके दोनों सिर दर्द से जोर से चिल्लाने लगे।
उस मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ गया और उसकी एक टांग कट चुकी थी। डोजिन का अगला हमला बहुत ही खतरनाक होने वाला था। वेंडायन सोर्ड स्किल का दूसरा रूप एक ऐसा खतरनाक तरीका है जो सबसे बड़े दुश्मनों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता है। जब दो सिर वाला ओगर जमीन पर गिरा तो ऐसा लगा जैसे मीट की बारिश हो रही हो। डोजिन ने एक गहरी सांस ली और अपनी तलवार को वापस रख दिया। फिर उसने सामने दिख रहे डंजन के रिफ्ट कोर की तरफ ध्यान दिया। उस अंधेरी ताकत को घूरते हुए उसने कोर को ध्यान से देखा। उसने नोटिस किया कि उसके पास डार्क माना की ताकत बिल्कुल पहले जैसी ही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं था। इसका मतलब था कि कोर का इस अजीब बदलाव से कोई लेना देना नहीं है। इस बात की पूरी उम्मीद थी कि डार्क मैना को किसी बाहरी ताकत से भेजा जा रहा है, कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। किसी रिफ्ट जोन को इतने बड़े लेवल पर डार्क मैना से भरने के लिए बहुत बड़ी ताकत की जरूरत होती है। डोजिन का अंदाजा था कि इस गंदे काम के पीछे कोई अनडेड लॉर्ड या इंपीरियल लाइट के लेवल का ही हो सकता है, लेकिन अगर उस लेवल का कोई सच में इसके पीछे होता तो धरती के ज्यादातर लोग अब तक अनडेड सोल्जर्स बन चुके होते। इस वक्त किसी पर शक करना मुश्किल है। जो भी हो, अगर कोई बाहरी ताकत इसके पीछे है तो सिर्फ रिफ्ट को बंद करने से यह खत्म नहीं होगा। डोजिन ने अपनी मुट्ठी बंद की और रिफ्ट कोर पर एक बहुत ही जोर का पंच मारा। उस घूमती हुई एनर्जी को तोड़ने के लिए बस एक ही हमला काफी था। उसमें जल्दी ही दरारें पड़ गईं और वह पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। डोजिन ने अब खुद ही इस बात का पता लगाने का फैसला किया कि इन रिफ्ट्स के साथ कौन खेल रहा है। वापस ब्राजील के हीरो हेडक्वार्टर्स में कई मिशंस की रिपोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुकी थीं। रिफ्ट्स के आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसकी रिपोर्ट पढ़कर वह कांप उठा। उन मिशंस के बारे में लिखी हर एक लाइन पर यकीन करना मुश्किल था। एक तरफ उन्होंने 3 देशों के एक्सपीरियंस्ड हीरोज की एक टीम भेजी थी, फिर भी सिर्फ एक ही एस रैंक हीरो जिंदा वापस आ पाया। दूसरी तरफ एक अकेली कोरियन टीम ने बिना किसी नुकसान के अपने रिफ्ट को बंद कर दिया। HQ को अभी भी दूसरे रिफ्ट जोन से खबरें मिल रही थीं। लगभग सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और डरे हुए हीरोज वापस भाग रहे थे। हालांकि उन्होंने टीम्स को इस तरह बनाया था कि उनमें कम से कम एक एस रैंक हीरो जरूर हो, फिर भी पहला राउंड एक बहुत बड़ी नाकामी रहा। बस एक ही अच्छी बात थी कि ह्यून जुयोन की कोरियन टीम ने रिफ्ट को बंद कर दिया था, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से इस कामयाबी का क्रेडिट कोरियन टीम को देना मुश्किल था। प्रेसिडेंट ने फाइल निकाली और सांता रैम की रिपोर्ट को ध्यान से देखा। उसमें लिखा था कि रिफ्ट तब बंद हुआ जब वे पहले ही पोर्टल से बाहर निकल चुके थे। यह बात समझ से बाहर थी। यह समझना मुश्किल था कि रिफ्ट कैसे बंद हुआ। उन्हें खुद ह्यून जुयोन से सुनना होगा कि सच में क्या हुआ था। शुक्र है वह पहले से ही हेडक्वार्टर्स के रास्ते में है और किसी भी वक्त पहुंचने वाली है। जब से जुयोन और इंजू की टीम रिफ्ट से बाहर निकली और HQ पहुंची, तब से लेकर अब तक 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त बीत चुका था। इतने कम वक्त में डोजिन ने बिना किसी परेशानी के पहला रिफ्ट जोन बंद कर दिया। अब वह पास के ही दूसरे रिफ्ट जोन में जा चुका है। उसने जल्दी ही पता लगा लिया कि इसका कोर पानी के अंदर था। एक असली हीरो की तरह डोजिन ने मॉन्स्टर्स से भरे पानी में छलांग लगा दी। देश के दूसरी तरफ ब्राजीलियन हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को अभी पता चला कि सैन आरम रिफ्ट में आखिर क्या हुआ था। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। भले ही यह बात खुद जुयोन ने बताई थी, लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि एक अकेले आदमी ने डार्क माना से भरे रिफ्ट को इतनी जल्दी खत्म कर दिया। जुह्यून डोजिन के अकेले मिशन के आखिरी हिस्से में वहां नहीं थी, लेकिन उसे 100% यकीन था कि उसने अकेले ही इस मुश्किल को हल किया है। प्रेसिडेंट को आखिरकार इस सच को मानना ही पड़ा। उन्होंने जुयोन के साथ कुछ खुफिया जानकारी शेयर की कि कैसे दूसरी टीम्स बुरी तरह फेल हो गई हैं। दूसरे रिफ्ट जोन्स में कई एस रैंक हीरोज मारे गए हैं। बिना बात को घुमाए जुह्यून ने माना कि अगर डोजिन न होता तो वह भी आज जिंदा नहीं होती। जो जानकारी अभी उनके पास थी, उस हिसाब से उसकी रिपोर्ट पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसने डार्क माना के बारे में भी जरूरी बातें बताईं, जिसने मॉन्स्टर्स को इतना ताकतवर बना दिया था कि उनकी ताकत एस रैंक हीरोज से भी ज्यादा हो गई थी। जियोन बिल्कुल शांत थी। उसने वह सब बता दिया जो बताना जरूरी था। अब यह एसोसिएशन पर था कि वह इस बात को माने या न माने। इस बात को और भी हैरतअंगेज बनाने के लिए उन्हें अभी खबर मिली कि सैन आरम के आसपास के कई सदर्न रिफ्ट्स बंद हो चुके हैं। प्रेसिडेंट को लगा कि शायद वे रिफ्ट्स डार्क माना के असर से बचे हुए थे। जुह्यून ने प्रेसिडेंट को चेतावनी दी कि वह ऐसा न सोचें। उसने साफ कहा कि हर रिफ्ट का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। इसका पहला इशारा यह था कि रिफ्ट के दरवाजे का रंग आम रंग से अलग था। फिलहाल यही एक तरीका था यह जानने का कि कोई रिफ्ट मौत का कुआं है या नहीं। प्रेसिडेंट ने तुरंत अपनी टीम को ब्राजील के हर रिफ्ट के दरवाजे को चेक करने का हुक्म दिया। जब वह अपने लोगों से बात कर रहे थे, तभी जियान खड़ी हुई और वहां से चली गई। उसका काम यहाँ खत्म हो चुका था और ऑफिस से बाहर निकलते वक्त उसने तुरंत कोरिया के हीरो एसोसिएशन के चेयरमैन नाते वांग को फोन लगाया। उन बुजुर्ग ने जुयोन की पूरी रिपोर्ट और डार्क माना के खतरे के बारे में बड़े आराम से सुना। शुक्र है कोरिया में अभी तक ऐसे किसी खतरनाक बदलाव के कोई निशान नहीं मिले थे। नाते वांग अब अपने रिफ्ट्स पर और ज्यादा ध्यान देंगे। अगर ताकतवर मॉन्स्टर्स के सामने एस रैंक हीरोज भी लाचार जानवरों की तरह मारे जा सकते हैं, तो यह सच में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर कोई बॉस क्लास मॉन्स्टर इस बुरी ताकत के संपर्क में आ गया तो इसका नतीजा और भी भयानक होगा।
भले ही वे अभी के लिए सेफ हों, लेकिन कोरिया को बुरे से बुरे वक्त के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। जब बाकी सब लोग परेशान हो रहे थे, तब सियो डोजिन आराम से रिफ्ट के शांत पानी में तैर रहा था। नदियों, झीलों और आइलैंड्स वाले रिफ्ट्स में कोर आमतौर पर पानी के अंदर ही मिलता है। जाहिर है, इंसान पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। बहुत कम हीरोज ही ऐसी मुश्किल जगह पर अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। जहां तक डोजिन को पता है, न्यूजीलैंड का नेशनल हीरो आइवन लूपर ही एकमात्र ऐसा एस रैंक हीरो है जो पानी के अंदर लड़ने में एक्सपर्ट है। अपनी इस खास काबिलियत की वजह से वह पूरी दुनिया में पानी के अंदर के रिफ्ट्स को बंद करने के लिए बहुत बड़ी रकम लेता है। पानी के अंदर सांस लेने की अपनी खास ताकत की वजह से वह ऐसे मुश्किल रिफ्ट्स के मामले में अकेला ही राज करता था। जैसे ही डोजिन गहराई के और पास पहुंचता है, उसे तुरंत डार्क माना का असर और ज्यादा महसूस होने लगता है। एक गहरी सांस लेकर उसने उस अनजान गहराई में छलांग लगा दी। पानी में आराम से तैरते हुए सतह के पास वाले जीव उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे। एक खास गहराई पर पहुंचने के बाद सारी रोशनी गायब हो गई, शायद वहां मौजूद डार्क माना की वजह से। उसने यह भी देखा कि कई खतरनाक दिखने वाले मॉन्स्टर्स उसके आसपास बड़े ध्यान से घूम रहे हैं। जैसे जैसे वह जमीन से दूर जा रहा था, उसे पानी के अंदर खुद को संभालना था। उसने अपने माना का इस्तेमाल करके अपने पूरे शरीर के चारों तरफ एक शील्ड बना ली। इसने पानी के दबाव को रोक दिया और उसे आराम से घूमने की आज़ादी दी। वह जितना गहरा जाता, उसे माना शील्ड की ताकत को उतना ही बढ़ाना पड़ता। जब तक वह रिफ्ट के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, तब तक डोजिन ने अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड को बिल्कुल सही तरीके से सेट कर लिया था, जिससे वह बिना किसी रुकावट के चल सके। और तुरंत ही अंधेरे में छुपे एक अजीब और खतरनाक मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। यह एक बहुत बड़े और खतरनाक सी हॉर्स जैसा दिखता था। वह इस चालाक जानवर से पहले से ही वाकिफ था, जिसे एरिकन कहते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, डार्क माना की वजह से इसके अंदर अजीब और बेहद ताकत भरी हुई थी। डोजिन ने अपनी मुट्ठी बंद की और अपनी शील्ड को और बड़ा करके अपनी हिफाजत को मजबूत किया। ऐसा करने से अंधेरी गहराई में रोशनी हो गई। ताकत के इस अचानक झटके ने एरिकन को हैरान कर दिया और डोजिन ने बिना किसी हथियार के उस जानवर को ढेर कर दिया। एरिकन के खून और शरीर के टुकड़ों ने पानी को लाल रंग में बदल दिया। इस खून खराबे की बू ने खून प्यासे पिरान्या मॉन्स्टर्स के एक बड़े झुंड को वहां बुला लिया। ये मौका परस्त जानवर लालच में एरिकन के बचे हुए शरीर को खाने लगे। जब पहला झुंड एरिकन के टुकड़े खाने में बिजी था, तभी दूसरा झुंड डोजिन की तरफ बढ़ा। डोजिन ने सोचा कि अगर आइवन लूपर ने यह सब देखा होता तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती। जैसे ही पिरान्यास का दूसरा झुंड उसके हमला करने के दायरे में आया, डोजिन ने पानी के बहाव की परवाह किए बिना उन्हें बड़ी आसानी से साफ कर दिया। उसका अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल था। उसने और भी कई एरिकन्स का शिकार किया। उसने एक शार्क के पेट पर जोर का मुक्का भी मारा। पानी के नीचे अपने पैर मजबूती से जमाकर उसने जमीन की तरह ही तेजी से मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। वह लगातार मछलियों को मार रहा था। जैसे जैसे उसके शिकार की गिनती बढ़ी, और भी भूखे जानवर उसके पास जमा होने लगे। इन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स से निपटना सच में एक बड़ी आफत थी। फिलहाल के लिए डोजिन ने अपनी जगह बदलने का सोचा। उसने एक दिशा चुनी और वहां से तेजी से निकल गया। जब वह उन मछलियों से दूर भाग रहा था, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा कि वह एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां कोई दूसरा जीव आने की हिम्मत नहीं करता था। उसके सामने एक पत्थर के बिस्तर पर एक अजीब एक आंख वाली मछली आराम कर रही थी। डोजिन ने तुरंत उस बदमाश को पहचान लिया। यह अजीब दिखने वाली मछली एक अक्रोमोस थी। डोजिन ने नहीं सोचा था कि आज उसे यहाँ कोई जाना पहचाना जानवर मिलेगा। इस बात से खुश होकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पिछली दुनिया में जिन लोगों का नाम इतिहास में दर्ज हुआ था, उन सब में एक बात कॉमन थी। उन सब ने तब इस बदनाम एक्रोमोस का शिकार किया था जब उन्हें कोई नहीं जानता था। उसके लिए यह एक ऐसा सुनहरा मौका था जिसे वह हाथ से नहीं जाने दे सकता था। किस्मत से उस मनहूस रिफ्ट जोन का कोर इसी अक्रोमोस के आराम करने की जगह के ठीक नीचे छुपा हुआ था। सोने और बैंगनी रंग की आंख वाली उस चपटी मछली ने लड़ने के लिए खुद को तैयार किया। डोजिन ने भी पानी के नीचे अपने पैर मजबूती से जमाकर वैसा ही किया। जंगल में इन जीवों का कोई दुश्मन नहीं होता। इसके सामने जो भी आता है, यह बस एक सबस्पेस बनाकर उसे पूरा निगल जाता है। यह सच में बहुत खतरनाक था। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, सबस्पेस बड़ा होने लगा ताकि सब कुछ अंदर खींच सके। डोजिन ने खुद को इस सबसे बुरे खतरे से बचाने की कोशिश की ताकि लड़ाई शुरू होने से पहले ही वह खत्म न हो जाए।